Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 12th Artificial Intelligence Unit 6, that is Understanding Neural Networks. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2025-26। आज की वीडियो में हम पार्ट बी का यूनिट 6 कवर करने वाले हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग न्यूरल नेटवर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। तो यार तुम सब इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब यूज करते हो, तो जितने भी रिकमेंडेशन सिस्टम कि तुम्हें कौन सी वीडियो यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स सजेस्ट करेगा, तुम्हारे फ़ोन के अंदर फेस लॉक अनलॉक का फीचर या फिर गूगल ट्रांसलेट, हर एक चीज़ के पीछे न्यूरल नेटवर्क का ही हाथ है। सो देखते हैं आखिर न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। अ न्यूरल नेटवर्क इज अ मशीन लर्निंग मॉडल इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। मतलब ये एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि इंसानों के ब्रेन से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड का मतलब एकदम कॉपी नहीं किया, बट ह्यूमन ब्रेन का एग्जैक्ट आइडिया लिया है। तो यार कभी तुमने जूनियर क्लासेस में साइंस में ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा। तो ब्रेन हमारा बहुत सारे बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बनता है। हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन करता क्या है, तुम्हारे यहाँ से सिग्नल इनपुट लेता है, रिसीव करता है, फिर इधर प्रोसेसिंग करता है और आगे पास कर देता है वाया टर्मिनल। इनपुट लेने के लिए न्यूरॉन्स के पास तुम्हारे डेंड्राइट्स होते हैं, फिर एक्सॉन से ये पास होता है जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है। मान लो तुम्हारी आंखों से कुछ कैप्चर हुआ, वो सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, ब्रेन के पास जाता है इन डेंड्राइट्स के थ्रू, फिर इधर एक्सॉन के अंदर प्रोसेसिंग होती है सारी, फिर इधर एक और न्यूरॉन कनेक्ट होगा तो टर्मिनल के थ्रू वो दूसरे न्यूरॉन के पास जाता है। तो इधर ओवरऑल हो क्या रहा है, इधर से इनपुट हो रही है, इधर प्रोसेसिंग हो रही है और इधर से आगे पास हो जा रही है चीजें। एग्जैक्टली यही हमें आर्टिफिशियली करना है। अब डिफरेंस क्या है, ब्रेन तुम्हारा नेचुरल बायोलॉजिकल है, बट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक आर्टिफिशियल थिंग है जो कि ह्यूमंस ने क्रिएट करी है। देखो, जैसे ये तुम्हारा नेचुरल न्यूरॉन हो गया, हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में ऐसा आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाते हैं। इधर से तुम्हारा इनपुट जाता है, इधर ओवरऑल प्रोसेसिंग होती है और इधर आउटपुट या फिर फर्दर चीजें पास होती हैं। तुम अपने कॉलेज लेवल पर देखोगे कि एग्जैक्ट हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन कैसे बनाते हैं। अभी तुम्हारी 12th क्लास में एक ब्रीफ ओवरव्यू तुम्हें मिलेगा कि हम कैसे एक आर्टिफिशियली ब्रेन की तरह कोई चीज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो तुम्हारे चैप्टर का नाम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आओ इसको और डिटेल में कवर करते हैं। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स या फिर न्यूरॉन्स। जैसे ब्रेन के अंदर बहुत मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी हम आर्टिफिशियल नोड्स बहुत सारे आपस में इंटरकनेक्ट कर कर रखते हैं। ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन करता क्या है, रिसीव सिग्नल्स, प्रोसेस देम एंड पास देम फॉरवर्ड। एएनएन मिमिक्स दिस बिहेवियर मैथमेटिकली। जितनी भी चीजें नेचुरल हो रही है, हम मैथमेटिकली वही सेम चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम ओवरऑल ये बोल सकते हो एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन एक स्मॉल कैलकुलेशन यूनिट है। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले कुछ भी चीज इनपुट जाती है, फिर बीच में बहुत सारी लेयर्स होती है जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है और बाद में आउटपुट होता है। हर एक लेयर के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे इधर भी एक न्यूरॉन, इधर न्यूरॉन, इधर न्यूरॉन, फिर बीच में लेयर्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स, फिर इधर जाकर और हमारे न्यूरॉन्स या फिर नोड्स, यही कंबाइन कर कर एक पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैज मेन 3 लेयर्स। सबसे पहली लेयर इज इनपुट लेयर। लिख कर आ जाना, ये फर्स्ट लेयर होती है। इट रिसीव्स इनपुट डेटा, ये डेटा लेने का काम करती है। ईच नोड रिप्रेजेंट वन फीचर। जैसे तुम्हारी आईज कुछ कैप्चर करती है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर भी देखती है, कलर भी देखती है, फिर शैडोज वगैरह भी देखती है, बहुत सारी चीजें कैप्चर होती है। तो हर एक न्यूरॉन हर एक काम करता है। ईच नोड इक्वल्स टू वन फीचर। तो यार मान लो हम एक मॉडल बना रहे हैं जो कि हाउसेस का प्राइस प्रेडिक्ट करेगा। तो उसके अंदर इनपुट क्या क्या हो सकता है, तुम्हारे घर का साइज, उस घर के अंदर कितने रूम्स होंगे, किस लोकेशन पे वो घर है, वो घर कितना पुराना है, हर एक फीचर हर एक नोड कैप्चर करेगा। तुम्हें समझ आ गया इनपुट लेयर मोटा मोटा कैसे काम करता है। सेकंड वी हैव इज हिडन लेयर। ये इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में होता है।
इट परफॉर्म्स कैलकुलेशन, एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स। जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग या फिर कैलकुलेशन होती है सब इसी के अंदर होती है। ये जितने भी पैटर्न्स तुम्हारे मॉडल के अंदर बन रहे हैं उनको भी डिटेक्ट करता है। अगर हिडन लेयर दो या दो से ज्यादा होती हैं तो उस टाइप के न्यूरल नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? डीप न्यूरल नेटवर्क। अब मान लो जैसे तुम एक मॉडल बना रहे हो कि स्टूडेंट के मार्क्स प्रेडिक्ट करके बता भाई, तो तुम इनपुट में क्या क्या दोगे? स्टडी आवर्स, अटेंडेंस दोगे, उसके प्रीवियस मार्क्स कितने आए हैं। तो हिडन लेयर हर एक चीज यूज में लेगा और डिसाइड करेगा कि ये स्टूडेंट कंसिस्टेंट है या तुम सब नल्लों की तरह लास्ट मोमेंट में पढ़ाई कर रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना। थर्ड लेयर वी हैव इज आउटपुट लेयर। ये फाइनल लेयर होती है और इसका बस एक काम होता है कि ये हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। जैसे डायग्राम में देखो, इनपुट से कुछ डेटा आया, ये फिर गया हिडन लेयर के पास, हिडन लेयर के पास बहुत सारी प्रोसेसिंग हुई, फिर जो भी फाइनल रिजल्ट आया वो तुम्हारा आउटपुट के पास चला गया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। इस पूरे ढांचे को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो सबसे बेसिक यूनिट, दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरॉन या फिर नोड, जो हमने बहुत स्टार्टिंग में बात करी थी। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एएनएन। जैसे ह्यूमन बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल। ऐसी हमें अगर न्यूरल नेटवर्क बनाना है तो हमें ये सिंगल एक यूनिट चाहिए, दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरॉन। जैसे ब्रेन का न्यूरॉन होता है ऐसी हम आर्टिफिशियली न्यूरॉन इसे क्रिएट करते हैं। ये क्या करता है? इनपुट लेता है, इधर से इनपुट आया, फिर मल्टीप्लाई बाय वेट्स। हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती है जो हम एक एक कर कर पढ़ेंगे। इधर होता क्या है? सबसे पहले इनपुट चला गया, फिर जो भी तुम्हारे पास वेट अवेलेबल है वेट से मल्टीप्लिकेशन होती है। एक टर्म होती है बायस, बायस ऐड हो जाती है, फिर एक्टिवेशन फंक्शन नाम की चीज होती है, उससे जो भी कैलकुलेशन आई है वो पास होती है, फिर फाइनली जाके तुम्हारा एक आउटपुट प्रोड्यूस होता है। देख रहे हो कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। बहुत सारी टर्म्स जैसे वेट्स, बायस या फिर एक्टिवेशन फंक्शन अभी हम एक एक कर कर कवर करेंगे। अभी हम देख रहे हैं ये पूरा न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। तो सबसे पहले तो बेसिक यही न्यूरॉन। न्यूरॉन के बाद देखो अब वेट्स। वेट्स क्या होता है? इंपॉर्टेंस गिवन टू ईच इनपुट। जैसे ये चार इनपुट है, जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी उसका वेट उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा वो तुम्हारे आउटपुट को इन्फ्लुएंस करेगा। तो जब भी तुम अपने मॉडल की ट्रेनिंग कराते हो वेट तुम एडजस्ट करते रहते हो जिससे तुम्हारा मॉडल और एक्यूरेट होता जाए। तुम्हें समझ आया वेट क्या होता है? बस इंपॉर्टेंस होता है कि हर एक इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे मॉडल बनाने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज बायस। बायस क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये एक्टिवेशन फंक्शन जो फर्दर डेटा पास होता है जिसके थ्रू उसमें हेल्प करता है। ये तुम्हारी मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव करता है। अगर तुम्हारा मॉडल फ्लेक्सिबल नहीं होगा और बायस तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम्हारा मॉडल एक जगह रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट ने पढ़ाई करी नहीं, एकदम 0 आवर स्टडी करी है, तो मॉडल बोल सकता है कि ये बंदा फेल होकर ही रहेगा। बट रियल लाइफ में कुछ बंदे पास भी हो जाते हैं फर्रे लेके। बायस यही शिफ्टिंग अलाउ करता है। नेक्स्ट वी हैव इज एक्टिवेशन फंक्शन। तो ओवरऑल इसका यही काम है कि ये बताता है न्यूरॉन फायर करे या नहीं, मतलब कि न्यूरॉन चलेगा कि नहीं चलेगा या फिर इसका काम बंद रहेगा। मान लो ऑन ऑफ स्विच जैसा काम है। डिसाइड्स वेदर न्यूरॉन्स फायर्स और नॉट। ये तुम्हारे मॉडल में नॉन लीनियरिटी ऐड करता है। जैसे मान लो अगर टोटल स्कोर किसी स्टूडेंट का बहुत लो है तो वो बोल देगा कि यार ये स्टूडेंट फेल ही होगा। बट टोटल स्कोर अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो बता देगा ये स्टूडेंट पास हो। तो बहुत वेरी करता है तुम्हारा आउटपुट, या पास होगा या फेल होगा। तो ये ऐसी नॉन लीनियरिटी ऐड कर देता है। इट कन्वर्ट आउटपुट इनटू यूजेबल फॉर्म। अब मान लो तुम्हारा मॉडल आउटपुट तो दे रहा है बट तुम उसे समझ ही नहीं पा रहे, तुम्हारे यूज का नहीं है, तो एक्टिवेशन फंक्शन उसे एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, उनमें से बहुत फेमस एग्जांपल है तुम्हारा रेलू या फिर सिग्मोइड या फिर सॉफ्टमैक्स। ये तुम अपने बीटेक, एमसीए या फिर बीसी अगर डिग्री या कंप्यूटर रिलेटेड तुम कोई भी कोर्स करते हो अपने कॉलेज में तो तुम डिटेल में सारी चीजें कवर कर रहे होगे। बट अभी 12th में बस इनके नाम याद कर लेना। नेक्स्ट वी हैव इज कनेक्शंस। मैंने बताया था बहुत मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, तो आपस में कनेक्ट करने का काम होता है इन कनेक्शंस का। दीज आर द लिंक्स बिटवीन न्यूरॉन्स। ईच कनेक्शन हैज वेट। हर एक कनेक्शन का अपना वेट होता है जो कि न्यूरॉन को इनपुट को इंपॉर्टेंस देता है, जो अभी हमने पढ़ा था। तुम्हें समझ आ गया
किन चीज़ों से मिलकर एक पूरा न्यूरल नेटवर्क बनता है? सबसे पहले था आर्टिफिशियल न्यूरॉन, फिर वेट, थर्ड इज बायस, फोर्थ इज एक्टिवेशन फंक्शन एंड फिफ्थ वी हैव इज कनेक्शंस। तो जैसे ये देखो, एक न्यूरॉन यहाँ से डेटा गया, फिर दूसरा न्यूरॉन यहाँ से गया, जब यहाँ से जा रहा है तो ये बंद हो गया, अगर यहाँ से जा रहा है तो ये वाला बंद है। तो ऐसे ही काम करता है तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन भी, और सिमिलरली यही कंसेप्ट हम आर्टिफिशियली अचीव करना चाह रहे हैं। अब हमने कंपोनेंट स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया, अब वर्किंग देखते हैं आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले फॉरवर्ड प्रोपगेशन, जैसे नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले इनपुट, फिर आउटपुट, फिर प्रेडिक्शन और फिर लॉस। सबसे पहले इनपुट जो भी है डेटा एंटर करता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो भी तुम्हारा नेटवर्क है वो आउटपुट जनरेट करके देता है। थर्ड में प्रेडिक्शन मिलती है, मान लो किसी भी चीज़ की प्रेडिक्शन, या बारिश होगी कि नहीं, या फिर इंडिया टीम पाकिस्तान से जीतेगी कि नहीं, ऑब्वियस जीतेगी, तो ऐसी प्रेडिक्शंस मिलती है। फोर्थ में हमारा लॉस कैलकुलेट होता है। लॉस मतलब कि तुम्हारे मॉडल ने कितनी गलती करी है। मान लो तुमने एक मॉडल को इमेज दिखाई डॉग की, बट मॉडल ने बोला कि ये तो कैट है, तो गलती हो गई, मतलब लॉस बहुत ज़्यादा है। ये होता है फॉरवर्ड प्रोपगेशन। इसमें सबसे पहले इनपुट आता है, फिर आउटपुट आता है, फिर प्रेडिक्शन जनरेट होती है, फिर हम लॉस कैलकुलेट करते हैं। देखो इधर डायग्राम है, इनपुट गया हिडन लेयर के पास, प्रोसेसिंग होके आउटपुट, फिर आउटपुट के जाने के बाद प्रेडिक्शन और लॉस कैलकुलेट होता है। इसी का एकदम ऑल्टरनेट होता है, दैट इज बैक प्रोपोगेशन। अब तुम्हारा सिस्टम कभी बोलेगा कि गलती आखिर हुई कहाँ, मुझे कैसे पता चलेगा, तब उसमें काम आता है तुम्हारा बैक प्रोपोगेशन। इधर एरर्स कैलकुलेट होते हैं, तुम्हारे ग्रेडियंट एक टर्म होती है वो भी कैलकुलेट होती है, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था वेट्स एडजस्ट करते हैं हम मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो भी इसी बैक प्रोपोगेशन वाले स्टेप में होता है। अब देखो डायग्राम, जैसे इधर सब कुछ फॉरवर्ड हो रहा था, इधर बैकवर्ड जाता है। ये ढूंढता है गलती कौन से लेयर में हुई, कौन से स्टेप में हुई। एरर कैलकुलेट होते हैं इधर, ग्रेडियंट्स भी हमारे कैलकुलेट होते हैं, वेट जो हम एक्टिवेशन फंक्शन में यूज करते थे वो भी इधर एडजस्ट होते हैं। तुम्हारी प्रेडिक्शन और एक्यूरेसी जितनी भी है वो इम्प्रूव होती है, जिससे तुम्हारा मॉडल और एक्यूरेट और धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाए। ये प्रोसेस रिपीट होता है जब तक तुम्हारा मॉडल बहुत अच्छा या फिर एरर एकदम रिड्यूस ना हो जाए। तो पेपर में लिख के आ जाना फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपगेशन एज इट इज, जो भी लिखा है बस अपनी लाइंस में बढ़ाकर बनाकर लिखाना। अगर एग्जाम में आ जाए मैथमेटिकल या फिर मैथ्स फॉर्मूला कुछ भी, तो इजी पीजी सा है। हर एक न्यूरॉन क्या करता है, सबसे पहले इनपुट लेता है, फिर इनपुट को वेट से मल्टीप्लाई करता है, फिर जितने भी वेट आए हैं उन सबको ऐड कर देगा, उसके बाद बायस ऐड करता है, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये हमने सब कुछ देख लिया। देखो सबसे पहले इनपुट आए, इनपुट के बाद जितने भी वेट्स हैं, वेट से हर एक इनपुट मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होकर इसके पास जाता है, फिर हमारे पास एक बायस वैल्यू होती है वो भी इधर ऐड हो जाती है, फिर जो भी टोटल नेट सम आता है इधर एक्टिवेशन फंक्शन के पास होता है। एक्टिवेशन फंक्शन कुछ प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद तुम्हारा फाइनल आउटपुट जनरेट होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे वेट 1 मल्टीप्लाई हुआ इनपुट 1 से, वेट 2 मल्टीप्लाई हुआ इनपुट 2 से, वेट 3 मल्टीप्लाई हुआ इनपुट 3 से, फिर इसके बाद बायस ऐड हुआ। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ WI/XI, मतलब हर एक इनपुट को हर एक वेट से मल्टीप्लाई करो और फिर बायस को ऐड कर दो और एक्टिवेशन फंक्शन से पास कर कर आउटपुट जनरेट कर दो। तो ये था तुम्हारा बेसिक सा मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब तुम्हारी बुक में गिवन है टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले इज परसेप्ट्रॉन। मैंने बताया था बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। परसेप्ट्रॉन थ्रेशोल्ड नाम का एक्टिवेशन फंक्शन यूज करता है। ये ज्यादातर किस काम आता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी मतलब हमारे पास बस दो ही आउटपुट हैं, जैसे यस नो, पास फेल, बॉय गर्ल, ऐसे कुछ आउटपुट प्रेडिक्ट करना होता है, तो हम परसेप्ट्रॉन यूज करते हैं। इसको किसने बनाया था, फ्रैंक रोज़नब्लैट ने 1958 में। सेकेंड वी हैव इज फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स। मतलब ऐसे परसेप्ट्रॉन्स हम बहुत सारे मर्ज कर दें तो वो क्या बन जाता है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। डेटा हमेशा फॉरवर्ड बहता है और इसके अंदर एक भी लूप नहीं होता। ये सबसे बेसिक न्यूरल नेटवर्क है। थर्ड वी हैव इज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये स्पेशली इमेजेस के लिए होता है। इसके अंदर जैसे तुम्हारा फेस रिकॉग्निशन, इमेज डिटेक्शन, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला वगैरह, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्ट कर कर क्या चेंजेस करने हैं, ये पैटर्न्स डिटेक्ट करता है। जैसे एज हो गया, इमेज के अंदर शेप हो गई, क्या पिक्सल है, क्या कलर है, हर एक चीज़ यूज़ करता है। ये फिल्टर्स भी यूज़ करता है।
नेक्स्ट वी हैव इज RNN. RNN की फुल फॉर्म इज रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क. जब भी तुम्हारा डेटा सीक्वेंस में हो, मतलब एकदम प्रॉपर लाइन वाइज फॉर्मेट में हो, तब हम यूज करते हैं रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क का. इसके पास अपनी खुद की मेमोरी होती है और लूप होता है. लूप मतलब ये अपना प्रीवियस प्रोसेसिंग, प्रीवियस डेटा भी याद रखता है. ये कहाँ कहाँ यूज में आता है? तुम्हारे लैंग्वेज ट्रांसलेशन, चैटबॉट्स या फिर स्पीच रिकॉग्निशन में. अब एप्लीकेशंस देखते हैं. हमने न्यूरल नेटवर्क के बारे में देख लिया, कैसे बनता है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये सब भी देख लिया. अब रियल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस है? सबसे पहले तो तुम्हारा हेल्थ केयर, डिसीज वगैरह तुम्हें डिटेक्ट करनी हो. बैंकिंग में अगर तुम्हें फ्रॉड्स वगैरह चेक करने हो. तुम्हारी सेल्फ ड्राइविंग कार, तुम्हारी वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सीरी या फिर एलेक्सा. तुम्हें लैंग्वेज ट्रांसलेशन करनी हो, रिकमेंडेशन सिस्टम्स जैसे यूट्यूब पे तुम्हें कौन सी वीडियो रिकमेंड होगी, नेटफ्लिक्स तुम्हें कौन सी वीडियो सजेस्ट करेगा कि भाई तू ये देख, तेरे को मज़ा आ जाएगा. या फिर इमेज रिकॉग्निशन पढ़ लिया हमने, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग कार. तुम्हारे मेडिकल्स में, चैटबॉट्स में, हर एक जगह यूज़ आता है तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क. अब सोसाइटल इम्पैक्ट भी है. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या है? ऑटोमेशन. हमें चीज़ें, हर एक चीज़ मैनुअल नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेट हो जाती है. पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन. हर एक बंदे को हर एक चीज़ अलग अलग रेकमेंड होती है, भले ही वो यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम की रील हो. तुम जैसी चीज़ें लाइक करोगे वैसी तुम्हारी फीड बढ़ जाएगी. देन वी हैव इज हेल्थ केयर डायग्नोसिस. तुम्हारे कोई भी डिसीज़ वगैरह डिटेक्ट करनी हो या फिर फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग. तुम्हें स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो तुम देख सकते हो ये स्टॉक की वैल्यू गिरेगी या फिर बढ़ेगी. अब पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो इकोनॉमिक और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे. इकोनॉमिक देखते हैं. जैसे जैसे एआई की फील्ड ग्रो हो रही है, एआई की जॉब्स भी बढ़ती जा रही है. नए नए आइडियाज़ ईजिली हम यूजिंग कोई भी एआई टूल जैसे जीपीटी वगैरह से ईजिली निकलवा सकते हैं. इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है, टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा सेव हो रहा है. अब नेगेटिव इम्पैक्ट, मान लो बहुत सारी चीज़ें एआई खुद ही कर ले रहा है, तो इससे हो क्या रहा है? तुम्हारी जॉब कम होती जा रही है. तुम सब कुछ डेटा अपना एज इट इज़ अपलोड करते जा रहे हो तो डेटा प्राइवेसी के भी इशू आ सकते हैं. तुम्हारा एल्गोरिदम, मॉडल किस बेसिस पे ट्रेन हुआ है उस बेसिस पे तुम्हारा आउटपुट आएगा. तो फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर जेंडर की तरफ बायस हो सकता है तुम्हारे एआई मॉडल के आंसर. अब डीप फेक, तुमने देखा होगा बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, जैसे अभी रिसेंटली पायल गेमिंग का हम बोल रहे थे कि डीप फेक वीडियो उनकी वायरल हो गई, बट बाद में पता चला कि वो एक फेक वीडियो थी. देन वी हैव इज एथिकल कंसर्न्स. तुम एआई का एथिकल यूज़ कर रहे हो, मान लो तुमने कुछ हरकतें करके किसी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारे नेगेटिव इम्पैक्ट में. तो तुम्हें समझ आ गया ये पूरा का पूरा चैप्टर, आखिर न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है तुम्हारे ब्रेन की तरह, जस्ट बाय यूजिंग मैथमेटिक्स. और जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा अच्छे से तुम्हारा मॉडल ट्रेन होगा और उतनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी होएगी. So this was your complete unit. Thank you guys for watching. See you in the upcoming lectures.